Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, let's start with the chapter number 12 of ACCA F8 and the name of the chapter is reporting. सो गाइज ये जो चैप्टर है ये चैप्टर बहुत ही ईजी है. इट्स नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट. इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. ये चैप्टर बेसिकली बस हमें ये बताता है कि हम पूरा ऑडिट अब कर चुके हैं. वी हैव डन विद द ऑडिट. सारे जो हमारे मिसस्टेटमेंट्स थी, जितने भी इश्यूज थे, वो सारे डिस्कस हो चुके हैं. मैनेजमेंट ने चेंज कर दिए हैं या हो सकता है चेंज नहीं करे मैनेजमेंट ने. तो अल्टीमेटली हम अपनी एक फाइनल रिपोर्ट बना रहे हैं कि हमने इस कंपनी का ऑडिट किया था. इस कंपनी के ऑडिट में वी हैव फाउंड दिस थिंग, वी हैव नॉट फाउंड दिस थिंग. कंपनी की बुक सही है, कंपनी की बुक सही नहीं है. वो सारी चीज़ों को कंपाइल करके वी विल मेक अ रिपोर्ट और ये रिपोर्ट बना के हम कंपनी को देते हैं कि हमने आपका ऑडिट कर लिया. एंड ऑडिट करके हमारी जो रिपोर्ट है वो है ये. अब हमें इसी रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हम लिखते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग इस चैप्टर में मोस्टली है. फॉर्मेटिंग वाला पार्ट के रिपोर्ट में तुम्हें क्या क्या लिखना है, तो तुम चाहो तो ये चैप्टर खुद भी कर सकते हो. बट कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी पड़ेंगी, वो शायद तुम्हें समझ ना आए, वो मैं तुम्हें बताऊंगा. तो इसका जो फॉर्मेटिंग वाला पार्ट है इस चैप्टर का, वो सारा पार्ट तुम्हें खुद करना है. ठीक है, उस चीज़ में मैं कराऊंगा, कोई फ़ायदा नहीं है. वो तुम पढ़ोगे तुम्हें समझ आ जाएगा, बिकॉज दैट्स अ फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. इनफैक्ट व्हेन यूल बी अ प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल बनने के बाद तुम्हें जब रिपोर्ट ऑडिट करके रिपोर्ट देनी पड़ेगी, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस चैप्टर. यहाँ से तुम मैटर कॉपी करके अपनी रिपोर्ट में पेस्ट कर सकते हो. इट विल हेल्प यू अलॉट. ठीक है, तो फॉर्मेटिंग तुम पढ़ लेना. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो गाइस, इसमें बस यही बताया हुआ है कि हमें ऑडिट जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमें एक ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है. इस ऑडिट रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव इज टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड. कि हमें जितने भी ऑडिट एविडेंस मिले हैं उसके बेसिस पे हम ओपिनियन देते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर दे शो ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट. ये हम एक ओपिनियन देते हैं. एंड टू एक्सप्रेस क्लियरली दैट ओपिनियन थ्रू अ रिटर्न रिपोर्ट. मतलब एक तो हम ओपिनियन देंगे और वो ओपिनियन एक प्रॉपर रिटर्न फॉर्मेट में, एक रिटर्न रिपोर्ट में देंगे कि हमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू लगी या नहीं लगी. ठीक है, ऐसे वर्बली नहीं बताएंगे या कोई इनफॉर्मल तरीके से, बस ये नहीं एक पेज पे लिख के दे दिया कि हाँ सब ओके है. नॉट लाइक दैट. वी विल मेक अ प्रॉपर रिपोर्ट. यही होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट का पर्पस. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है जो मैंने बताया था. ये पूरा फॉर्मेट का है, तो एक बार ये फॉर्मेट पूरा पढ़ लेना. ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें. व्हेन यू विल रीड यू विल नो. अभी तक तुमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उन सबको कंपाइल करने के बाद एक पूरी ऑडिटर रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है वो सब कुछ यहाँ तुम्हें मिल जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा, अब रिपोर्ट के अंदर जो हेडिंग्स आती हैं, अब उस हेडिंग्स में हमें क्या क्या लिखना होता है या क्यों लिखना होता है वो चीज़ हमें यहाँ बताई जा रही है. सबसे पहले होता है टाइटल. वी नो कि टाइटल हमारा होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट. वाई वी राइट इंडिपेंडेंट? बिकॉज ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस सब्जेक्ट में कि वी आर इंडिपेंडेंट टू दी कंपनी. हमारा कंपनी से कोई भी रिलेशन नहीं है किसी भी तरीके का. ठीक है, तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. उसके बाद आता है ऑडिट ओपिनियन. अब ऑडिट ओपिनियन क्या होता है? जैसे मैंने बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, अब ये जो पार्ट हमारा है गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको बहुत ध्यान से पढ़ना. इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही समझने वाली है. ये चीज़ क्या है? ये चीज़ हमें ये बता रही है कि हम एज अ ऑडिटर जब रिपोर्ट बनाते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल है, मुझे एक कोई एक्सपेंसेस थे, उसका मुझे एविडेंस नहीं मिल पाया. आई वाज ट्राइंग टू कलेक्ट द एविडेंस और मुझे एविडेंस नहीं मिल पाया. तो उस चीज़ को हाउ विल आई राइट इन दैट रिपोर्ट? मैं रिपोर्ट में कैसे लिखूंगा, रिपोर्ट में क्या शो करूंगा, और क्या सिर्फ एक अगर एक्सपेंस का मुझे एविडेंस नहीं मिला, इसके बेस पे मैं ये बोल दूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट शो ट्रू एंड फेयर व्यू? क्या मैं सीधा लिख दूंगा कि नहीं मुझे इसका एविडेंस नहीं मिला, दैट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डज नॉट शो ट्रू एंड फेयर व्यू? और अगर मैंने सीधा सीधा लिख दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट शो ट्रू एंड फेयर व्यू, इसका मतलब ये है कि कंपनी की बुक्स गलत है. तो दैट्स अ वेरी नेगेटिव रिपोर्ट. एडवर्स रिपोर्ट बोलते हैं उसे, कि वो एडवर्स रिपोर्ट होती है कि बैलेंस शीट ही गलत बनी है कंपनी की. एंड बैलेंस शीट गलत बनना इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अ कंपनी. तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर एक एविडेंस नहीं मिला तो बैलेंस शीट गलत बनी है. तो कब हमें ये चीज़ बोलनी है, किन चीज़ों के बाद हमें ये चीज़ बोलनी है, वो हम सारा यहाँ पे पढ़ेंगे.
तो सबसे पहले गाइज हमें ये समझना पड़ेगा, देयर आर 3 टाइप ऑफ रिपोर्ट। एक होती है अनमॉडिफाइड, एक होती है मॉडिफाइड। अभी ये चार्ट मत देखो, चार्ट में क्या लिखा हुआ है, डोंट लुक एट दैट, मैं तुम्हें पहले मतलब बताता हूँ। अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड का मतलब ये होता है कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। अनमॉडिफाइड मतलब कि जो मेरा फॉर्मेट था, नॉर्मल फॉर्मेट जो हमने ऊपर पढ़ा था, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सब कुछ वही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सारे एविडेंसेस मुझे मिल गए, किसी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, सब कुछ ओके है। और जब मैंने एक रेंज बनाई हुई थी अपनी ऑडिट की, उस रेंज में सारी चीज़ें फॉल कर रही हैं, और जो मिसस्टेटमेंट्स थी वो मैनेजमेंट ने ठीक कर दी हैं। दैट इज़ अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है। मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होती है? मॉडिफाइड ओपिनियन इज कि अब रिपोर्ट में कुछ चेंज है। हो सकता है मिसस्टेटमेंट हो जो कंपनी ने ठीक ना करी हो सकता है मुझे कुछ एविडेंस मिले हो, कुछ ना मिले हो। ठीक है। हो सकता है मुझे कंपनी में कुछ फ्रॉड चल रहा हो जो मुझे मिल गया हो और कंपनी ने उस चीज़ को ठीक ना करा हो। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो जब भी मैं अपनी रिपोर्ट में कोई भी चेंजेस करूंगा, मतलब मैं किसी चीज़ का या टोटल का ओपिनियन अलग दूंगा कि जो कंपनी ने बोला है सही है, मैं कह रहा हूँ सही नहीं है, दैट इज़ माई मॉडिफाइड रिपोर्ट। अब मॉडिफाइड रिपोर्ट में हमारी 2 टाइप की रिपोर्ट आती हैं। एक रिपोर्ट आती है क्वालिफाइड ओपिनियन, एक आती है एडवर्स ओपिनियन। तो एक तो होगी अनमॉडिफाइड, एक होगी मॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड मतलब ओके, बिल्कुल सही। मॉडिफाइड मतलब कुछ चेंज है, जो हम कह रहे हैं उसमें कंपनी के अकॉर्डिंग जो कंपनी कह रही है और जो हम कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा फर्क है। अब देर आर 2 टाइप ऑफ मॉडिफाइड रिपोर्ट, वन इज क्वालिफाइड ओपिनियन एंड अदर इज एडवर्स ओपिनियन। अब क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या होता है? अगर किसी एक चीज़ के लिए, या कोई थोड़ी मोटी चीज़ों के लिए मुझे एविडेंसेस नहीं मिले, या मैनेजमेंट ने ये चीज़ ठीक नहीं करी, और ये जो चीज़ कंपनी ने ठीक नहीं करी या मुझे एविडेंस नहीं मिले, इन चीज़ों से सिर्फ उसी पार्ट पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के वो पैसे, कंपनी ने कुछ लीगल क्लेम्स थे जिसके चांसेस ज़्यादा थे, कंपनी ने उसको ठीक नहीं करा, लेकिन इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बदल जाएंगे तो पूरी चीज़ ही गलत हो जाएगी। तो अगर हमारी किसी एक चीज़ से हमारा उस पार्ट पे फर्क पड़ रहा है, टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क नहीं पड़ रहा, सो वी विल कॉल इट एज अ क्वालिफाइड ओपिनियन। हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं फॉर ऑल पार्ट एक्सेप्ट फॉर दिस, के इस चीज़ को छोड़ के, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है या इसका मुझे एविडेंस नहीं मिला, अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारी चीज़ें कंपनी की सही हैं। तो ये होती है मेरी क्वालिफाइड ओपिनियन कि रिपोर्ट क्वालिफाई है, रिपोर्ट ओके है, लेकिन उस चीज़ को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें ठीक है। अब मॉडिफाई तो होगी ना, क्योंकि मैंने उस चीज़ के बारे में लिख दिया। एडवर्स ओपिनियन का मतलब क्या होता है कि कंपनी की सारी बुक्स ही गलत है, सब कुछ गलत है, सब कुछ उल्टा है, फ्रॉड है, मिस स्टेटमेंट है, एरर्स है। सो दैट इज एडवर्स ओपिनियन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। हम ये लिख देंगे। ये कब लिख सकते हैं हम? जैसे कंपनी ने सारी बुक्स गलत बनाई हैं, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करा, प्रॉफिट अपना उल्टा दिखाया है, सारी सेल्स छुपा दी, कुछ चीज़ें, बहुत चीज़ें गलत कर दी, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज नहीं दिखाई, तो देयर आर ह्यूज थिंग्स। ठीक है, उनको हम बोलते हैं परवेसिव। अब देखो चलो मैं अभी आगे बताऊंगा वो वाला पार्ट। तो आई होप तुमको ये समझ आ गया होगा। एक होती है अनमॉडिफाइड, एक होती है मॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड मतलब कोई चेंज नहीं, सब ओके। मॉडिफाइड मतलब चेंज। अब चेंज में होता है क्वालिफाइड मतलब थोड़ा सा चेंज, बाकी सब कुछ ठीक है, ये चीज़ गलत है। एंड एडवर्स ओपिनियन सब कुछ ही गलत है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही गलत बनी है। ठीक है। अब हम कब, व्हेन डू वी गिव क्वालिफाइड ओपिनियन एंड व्हेन डू वी गिव एडवर्स ओपिनियन? When do we give qualified opinion? When do we give adverse opinion? इसका मतलब क्या है कि हमारा जो भी इशू आ रहा है, देखो पहली बात तो अगर सब कुछ नॉन मटेरियल है, मतलब नॉन मटेरियल मतलब नॉन इंपॉर्टेंट, कि इतने से फ़र्क से कोई चेंज नहीं होने वाला, हमारी बुक्स ख़राब नहीं होने वाली, कोई गलत नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क चल जाता है, दैट इज़ नॉट मटेरियल, मतलब नॉट ह्यूज। इफ़ द पॉइंट इज़ ह्यूज, मटेरियल, सबको पता होगा इस टाइम पे मटेरियल का मतलब क्या होता है। तो अगर समथिंग इज मटेरियल, समथिंग इज ह्यूज, समथिंग इज बिग, कि मुझे वो अपनी अलग से दिखानी पड़ेगी, ये गलती बड़ी गलती है, एंड बट नॉट परवेसिव। नॉट परवेसिव का मतलब कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो इशू है, ये जो बिग इशू है, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे गोइंग कंसर्न पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे कंपनी की वर्किंग में बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये
पॉइंट है जो मुझे नहीं पता चला या जो कंपनी ने नहीं बताया या इशू है, लेकिन इससे बाकी चीज़ों पे फर्क नहीं पड़ने वाला, दैट मीन्स नॉट परवेसिव। तब हम अपनी रिपोर्ट देंगे क्वालिफाइड फॉर दैट थिंग जिसमें चेंज है, बाकी सब कुछ ओके है। लेकिन अगर हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो मटेरियल है एंड परवेसिव, मटेरियल का मतलब जैसे मैंने अभी बताया था, मटेरियल मतलब ह्यूज इशू दिखाना पड़ेगा, और परवेसिव मतलब कि उस इशू को अगर उन्होंने ठीक नहीं करा दैट मीन्स पूरी बैलेंस शीट ही गलत है। वो तो बैलेंस शीट का सारा ही फिगर्स ही गलत होगी, उसकी प्रॉफिट गलत हो गया, कैपिटल गलत हो गई, अपना रिजर्व एंड सरप्लस गलत हो गए, टोटल बैलेंस शीट का गलत हो गया, एसेट लायबिलिटी गलत हो गए, तो दैट मीन्स दैट इज परवेसिव। सो इफ थिंग इज मटीरियल एंड परवेसिव तो वी विल गिव एडवर्स ओपिनियन। ये जो पार्ट है दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर तुम्हें ये समझ आ गया दैट मीन्स 80% ऑफ चैप्टर तुम्हारा क्लियर हो चुके हैं, बाकी सारा फॉर्मेटिंग की गेम है। ठीक है, तो ये चार्ट अब क्या कह रहा है, अब ये चार्ट क्या कह रहा है, नेचर ऑफ इशू अगर हमारा कुछ मिस स्टेटमेंट है, ठीक है, अगर मिस स्टेटमेंट नॉट मटेरियल है कि हमने एक रेंज बनाई थी कि 0 to 5% के बीच में अगर डिफरेंस हुआ तो दैट इज ओके, तो वो रेंज के अंदर है तो हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे एंड इट विल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ये लिख देंगे। अगर हमारी वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल है, बड़ा अमाउंट है बट नॉट परवेसिव कि उससे बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हम अपनी मॉडिफाइड रिपोर्ट करेंगे। कैसे? हम एक क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर दैट पार्ट, जो मटेरियल है, जो मिस स्टेटमेंट है उसके लिए हम उसको एक्सेप्शन में डाल देंगे। एंड अगर मिस स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी है और उससे बैलेंस शीट में भी बहुत फ़र्क पड़ सकता है, जो कंपनी ने ठीक नहीं करी, चेंजेस नहीं करे, तो हम अपनी रिपोर्ट एडवर्स दे देंगे और क्लियर कट लिख देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। अब कंपनी देखे, शेयर होल्डर देखे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, रिपोर्ट ही गलत है, हमने अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट दे दी है। अब अगर हमारा इशू है इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, अगर हम एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाए थे, ठीक है, हम कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाए थे ड्यू टू एनी रीज़न, अगर उस एविडेंस का जो पॉइंट है वो बहुत मटेरियल है कि जैसे हमने 70% चेक किया था, टोटल कोई एक वैल्यू थी, उसका हमने 70% चेक किया था एंड 70% में 2% के बिल्स हमें नहीं मिल पाए थे। वो कहते हैं सर बिल्स इधर उधर चले गए, गुम हो जाते हैं, छोटे छोटे बिल्स होते हैं, तो दैट इज़ वेरी स्मॉल इमटेरियल। तो उस केस में हम अपनी अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, इट विल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर उन्होंने बोला कि इस पार्ट का 70% में से हमें 20% बिल ही नहीं मिले, उन्होंने बुक्स में एक्सपेंसेस लिखे हुए, बिल नहीं मिल पाए, हालांकि मैनेजमेंट से हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लिया कि खर्चा हुआ है, उन्होंने कंफर्म कर दिया, बैंक से भी कंफर्म कर दिया कि पेमेंट गई हुई है, तो हम, और ये जो डिफरेंस है इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अमाउंट जो है वो इतना बड़ा नहीं है कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज हो जाए, तो हम मॉडिफाइड रिपोर्ट बनाएंगे, ऑफ कोर्स क्वालिफिकेशन देंगे कि एक्सेप्शन इस चीज़ के लिए कि हम वो चीज़ चेक नहीं कर पाए थे, तो उसके अलावा हम नहीं, उसके अलावा सारी चीज़ें ठीक है, उसके लिए हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला था। वर्डिंग क्या लिखेंगे वो तुम्हें भी नीचे फॉर्मेट में मिल जाएगी, ठीक है। लास्ट आता है कि हमें एविडेंस, मान लो हमने कंपनी को बोला कि 70% चेक करा दो सारे बिल्स के, उन्होंने सिर्फ 2-3% चेक करा के बाकी बोले कि वो तो फाइल ही हमारी जल गई। मतलब मुझे दिख रहा है कि इतने बड़े बड़े एक्सपेंसेस हैं, इसके बिल्स होने चाहिए और कंपनी के पास बिल्स ही नहीं है, इसके कंपनी दे ही नहीं पाई इसके बिल्स। तो हम क्या करेंगे, हम देंगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मतलब कि इस चीज़ पे हम कोई ओपिनियन ही नहीं दे सकते। क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होती है कि हम ओपिनियन दे रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, उस चीज़ को छोड़ के हम चेक नहीं कर पाए थे। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, हम बैलेंस शीट पे कोई ओपिनियन नहीं दे सकते, क्यों? बिकॉज वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, बिकॉज हमें कोई एविडेंस ही नहीं मिल पाया, हम चेक ही नहीं कर पाए, तो हम ओपिनियन क्या दें। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा, एडवर्स ओपिनियन नहीं दूंगा गाइस, ध्यान रखना, यहाँ पे मैं एडवर्स ओपिनियन नहीं दूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट शो ट्रू एंड फेयर व्यू। क्यों? कोई बोलेगा अच्छा तुम कह रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, तुमने चेकिंग की थी, सारी एविडेंस मिल गए थे। मैं बोला नहीं यार, एविडेंस तो मिल नहीं पाए थे। बोले फिर तूने बोल कैसे दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है भाई, जब तुम्हें पता ही नहीं एविडेंस नहीं मिल पाए थे, वो फाइल नहीं तुम्हें मिली थी, तो तुम ये बोल दो कि बैलेंस शीट गलत है? नहीं, हमें अपने आप को सेफ रखना है। हमने क्या बोला कि हम कोई ओपिनियन नहीं दे सकते बैलेंस शीट के लिए, क्यों? क्योंकि हमें एविडेंस ही नहीं मिला कोई। ऐसी रिपोर्ट हम बना के दे देंगे, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ नेगेटिव रिपोर्ट, बट हम अपना ओपिनियन ही नहीं देंगे इस चीज़ में, ये याद रखना।
ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बताया था ना इस चैप्टर का, वो ये है। ठीक है, अब आगे बस इन्होंने यही बताया हुआ है कि अनमॉडिफाइड ओपिनियंस क्या होती हैं, मॉडिफाइड ओपिनियंस क्या होती हैं, परवेसिव का मतलब क्या होता है, क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होती है और एडवर्स ओपिनियन क्या होती है। वो सारी चीज़ें इन्होंने देखो यहाँ पे लिखी हुई हैं। मैं तुम्हें सबका डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखो इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। इम्पैक्ट ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या होगा चलो मैं तुम्हें ये चीज़ बता देता हूँ, इम्पैक्ट ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसके ऊपर का जितना भी पार्ट है तुम एक बार पढ़ लेना गाइस, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू द मीनिंग। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम इन दिस, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तुम कहोगे यार ये चीज़, तुम बोर हो जाओगे कि ये चीज़ तो पता है सर, आपने ऊपर बता दी थी, सिर्फ यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। लेकिन तुम्हें एक बार ये ज़रूर पढ़ने हैं फॉर्मेट। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है हमारा, लेट्स रीड क्वालिफाइड ओपिनियन। सो क्वालिफाइड ओपिनियन क्या थी कि ओपिनियन में कुछ चेंज है, ठीक है, कुछ चेंज है, सब कुछ सही नहीं है। उसका फॉर्मेट यहाँ पे क्या होगा देखो, उन्होंने बताया हुआ है ऐसे, इन आर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द एफर्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन ऑफ आर रिपोर्ट द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स एन ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या लैंग्वेज है कि एक्सेप्ट उस चीज़ के जो हमने क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में बताई है, जो हमारे को नहीं मिल पाई थी या मैच नहीं करी थी या उसमें इशू था, उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, अब बेसिस वो देखो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिए हुए हैं कि नो अलाउंस हैव बीन प्रोवाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर रिसीवेबल फॉर विच रिकवरी इज इन डाउट फॉर विच इन आर ओपिनियन इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द IFRS स्टैंडर्ड। ऐसे उन्होंने एग्जांपल पूरा डिटेल में देखो बताया हुआ है। तो दिस इज हाउ अ गुड रिपोर्ट इज टू बी प्रिपेयर्ड। फॉर्मेट, लैंग्वेज। तो प्रैक्टिकली मैं तुम्हें नहीं बोलूँगा कि तुम ये सारी लैंग्वेज रट्टा मारो और फिर एग्ज़ाम के लिए हो सकता है तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट बनानी हो, तो वहाँ के लिए शायद तुम्हारे को इस चीज़ को लर्न करना पड़ेगा। बट व्हेन यू बिकम अ प्रोफेशनल तो ये सारी चीज़ें हमें फॉर्मेटिंग बहुत ईजीली मिल जाती, तो तुम यहाँ से भी ले सकते हो फॉर्मेटिंग। ये बुक को तो अपना एक ग्रंथ मान लो कि जब भी तुम्हें ऑडिट करना है, कोई भी रिपोर्ट बनानी है, ये बुक उठाओ, ये क्वालिफाइड है, यहाँ से कॉपी करा, वहाँ पेस्ट कर दिया, सिर्फ फिगर्स चेंज कर दिया और वैल्यू चेंज कर दी। ठीक है, लाइक दैट। तो अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि इम्पैक्ट ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या होता है, कि अगर हम ये बता देते हैं कि हम कोई ओपिनियन ही नहीं दे सकते, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का इम्पैक्ट ये होगा गाइस कि हम अपनी रिपोर्ट में जिस सेक्शन में हम ये बताते थे कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस टू प्रोवाइड बेसिस ऑफ ऑडिटर ओपिनियन, इसको हम रिपोर्ट से हटा देंगे। बेसिकली द स्टेटमेंट दैट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, ये हम अपनी स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमें कोई एविडेंस ही नहीं मिला। द स्टेटमेंट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड इज चेंज वी आर एंगेज टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम ये नहीं बोलेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो गए हैं क्योंकि हमें एविडेंस ही नहीं मिला। ऑडिटेड का मतलब कि हमने ऑडिट कर दिया है, तो वी वर एंगेज टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें एंगेज किया गया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करने के लिए, जो कि हम नहीं कर पाए। हम ये नहीं लिखेंगे द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड और हमें एविडेंस नहीं मिला। भाई जब ऑडिट ही तुम एविडेंस नहीं मिला तो तुमने ऑडिट कैसे कर दिया, सोचने की बात है ना। तो हमें वर्डिंग्स पे बहुत ध्यान रखना है। तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन से ये स्टेटमेंट जो ये वाली मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये हम अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखेंगे। इस स्टेटमेंट को हम चेंज करके लिख देंगे वी वर एंगेज टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसके बाद जो हमारी स्टेटमेंट रिगार्डिंग, जो हमारी स्टेटमेंट होती थी रिगार्डिंग ऑडिट बीइंग कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद ISA एंड इंडिपेंडेंस एंड अदर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनको हम चेंज कर देंगे दे आर पोजीशन विद इन द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन रादर देन बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन। मतलब हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन है हम वहाँ लिख देंगे कि हमें ऑडिट इस बेसिस पे करना था, ना कि बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन कि हमने ऑडिट इस तरह से करा है, क्योंकि हमें ओपिनियन ही कोई नहीं मिला। तो हम इस चीज़ को ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में शिफ्ट कर देंगे। The key audit matter section is not included in the report as to do so would suggest the financial statement are more credible in relation. The key audit matter section भी हम अपनी रिपोर्ट में, जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम ऑडिट ही नहीं कर पाए, when we are not able to do audit, how can we discuss the matter of audit? ठीक है ना, हमें जब
एविडेंस ही नहीं मिले तो हमने ऑडिट ही नहीं करा, ऑडिट ही नहीं करा तो हम अपनी ओपिनियन कैसे दे सकते हैं, हम मैटर्स कैसे डिस्कस कर सकते हैं, तो ये चीज़ बुक्स में नहीं आएंगी। तो चेंज क्या होगा, एक स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं करेंगे, एक का नाम चेंज कर देंगे, एक की पोजीशन चेंज कर देंगे और इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और यहीं पे नीचे तुम्हें इसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है, ये अच्छा ये चीज़ इसमें बताई हुई है कि मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन ऑफ स्कोप, कि अगर तुम किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो और मैनेजमेंट ने जब तुम्हें एक ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है किसी चीज़ पे लिमिटेशन लगा दी कि ये चीज़ के बारे में तुम नहीं पूछ सकते, जैसे एग्जाम्पल कि सैलरी एक्सपेंसेस के बारे में ऑडिटर कैन नॉट आस्क फॉर द एविडेंस, ऐसा मैनेजमेंट ने तुम्हें लिख के दे दिया, उनको पता होगा कि उसमें गड़बड़ है, एविडेंस वो दे नहीं सकते तो उन्होंने लिमिटेशन में लिख के दे दिया। बट यू आर इंडिपेंडेंट ऑडिटर, तुम इंडिपेंडेंट ऑडिटर हो, ऑडिटर मतलब हर चीज़ चेक करनी। तो अगर मैनेजमेंट ने किसी चीज़ में स्कोप लिमिटेशन लगा दी देन यू विल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू रिमूव द लिमिटेशन। अगर नहीं रिमूव करती तो तुम कम्युनिकेट करोगे विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, अगर वो भी नहीं करते तो तुम ढूंढोगे कोई और तरीका इस चीज़ को चेक करने का कि चलो कंपनी नहीं दे रही, हम एम्प्लॉयज़ से जाके बात करते हैं, एम्प्लॉयज़ की बैंक स्टेटमेंट लेते हैं कि तुम्हें हर मंथ कितनी कितनी सैलरीज मिल रही है, एम्प्लॉयज़ का नाम देखते हैं, एम्प्लॉय लाइक दैट। इशू अ क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन इफ द मैटर इज कंसिडर्ड मटेरियल, अगर मैटर मटेरियल है और नॉट परवेसिव तो हम एक क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे। और विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट इफ द मैटर इज परवेसिव, अगर मैटर परवेसिव है, हम कहते हैं ना हम कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, हम अपनी रिपोर्ट दे देंगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कि हमारा कोई ओपिनियन ही नहीं है, हम विड्रॉ करना चाहते हैं। इफ़ विड्रॉल इज़ नॉट पॉसिबल, सॉरी हम पहले विड्रॉ कर लेंगे, अगर हम विड्रॉ नहीं कर पा रहे, विड्रॉल इज़ नॉट पॉसिबल, तो हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देंगे कि हम ऑडिट ही नहीं कर पाए। भाई हम अपने आप को गलत नहीं बोल सकते जब हमें चीज़ ही नहीं मिल रही। तो पॉइंट इज़ अगर कंपनी ये चीज़ नहीं कर रही तो ठीक है हम फिर विड्रॉ कर लेते हैं, विड्रॉ नहीं कर पा रहे तो ठीक है हम फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देते हैं कि हमें तो ऑडिट ही नहीं हम कर पाए, हम कोई ओपिनियन नहीं दे सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्योंकि हमें पता ही नहीं चीज़ों का, एविडेंस ही नहीं दिए गए। ठीक है, तो गाइज ये वीडियो छोटी सी है, मैं सिर्फ यहाँ तक बना रहा हूँ, उसका रीज़न ये है क्योंकि तुम्हें अभी काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं काफ़ी ज़्यादा करा दूंगा और तुम रीड करोगे दैट्स गोइंग टू बी वेरी लेंथी फॉर यू। तो तुम एक बार यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना, पीछे से लेके वर्ड टू वर्ड एक बार सारा पढ़ना, सारी फॉर्मेटिंग पढ़ लेना, तुम्हें 99% चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कवर करा दूंगा, आई ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को मैं क्लोज कर दूँ। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।